हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, पृथ्वी और हमारा जीवन, चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैप्टर 1 है संसाधन। अभ्यास का पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, संसाधन किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। तो ध्यान में रखेंगे, जो विभिन्न प्रकार की वस्तु होते हैं या पदार्थ होते हैं जिसकी उपयोगिता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अक्षयशील संसाधन कौन से हैं? सो आंसर में लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को हम अक्षयशील संसाधन कहते हैं। इसी को हम नवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जानते हैं, जो कि जिसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को अक्षयशील या नवीकरणीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ग में पूछा जा रहा है, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? अभी आपने नवीकरणीय ऊपर देखा, नीचे आपको देखने को मिल रहा है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें लिखेंगे उत्तर में, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसे ही संसाधन है जिन्हें पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहते हैं या संसाधन कहते हैं। तो ध्यान में रखा है अपने बच्चों, जो संसाधन को हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसको एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो ये दोबारा आप उसको पुनः नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे अनवीकरणीय या जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत यानी कि इसको इंग्लिश में बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान में रखना है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से आज हम जो हमारे पास संसाधन उपस्थित है उसका हम एक सीमित मात्रा में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि हम उसको अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे आपको पेट्रोल मिल जा रहा है तो आप उसी प्रकार से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सब आपको नहीं मिलने वाला, तो इस प्रकार से इसको इस्तेमाल करिए कि इसको हम बचा के रख पाएँ। तो इसी के बारे में इसमें आपको बताना है। जैसे लिखा है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। अगर हम अपने विवेकपूर्ण से संसाधनों का उपयोग करें तो उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी यानी जो आपके आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे विकास को ही हम क्या कहते हैं? सतत पोषण विकास कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो आपके इस समय आपके पास संसाधन मौजूद हैं उनको आप सीमित मात्रा में उपयोग करिए। ये भी नहीं बोला गया कि आप उसको बिल्कुल ना उपयोग करिए, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखिए। इसी को आप कह सकते हैं सतत पोषणीय विकास। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय लिखिए। किस प्रकार से हम इसको संरक्षित कर सकते हैं?
तो लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मृदा का संरक्षण। मृदा यानी अपनी जो मिट्टी है इसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। मृदा की बहुत बड़ी हानि किससे होती है? अपरदन यानी कटाव से, मिट्टी कट करके बह जाती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल को आपको ध्यान रखना है, फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए। आप जब भी फसल को काटें तो कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर उस डंठल को छोड़ दीजिए, जिससे मृदा वहाँ पे बहेगी नहीं, उसका अपरदन नहीं होगा, कटाव नहीं होगा, जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशु चारण पर रोक, यानी जो हम खेत में पशुओं को चराते हैं उस पर रोक लगाई जाए तथा खेतों में मेड़ बना करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इस प्रकार से आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। आगे देखते हैं वृक्षों का संरक्षण। आप वृक्षों का संरक्षण कैसे करेंगे? तो ध्यान में रखेंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, यानी उसकी कमी आई है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा दे करके वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। अगर हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इस प्रकार से हम वन संपदा को बढ़ा सकते हैं। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो उससे मिट्टी के कटाव को भी कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इसका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे कि धातुओं के स्थान पर आप प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग भी कम करिए, क्योंकि ये भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारक है। तो उसके जगह पे और भी कोई चीज़ विकल्प खोजे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जल संरक्षण। जल संरक्षण की बात करते हैं तो जल संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर के नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बना करके इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। टिकिल स्प्रिंकल आप सिंचाई कर सकते हैं, टिकिल बूंद बूंद सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जल के संरक्षण को बढ़ा सकते हैं। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, घरों में भी आप जल का आप सीमित उपयोग करेंगे, जिससे आपका जल का संरक्षण हो सकेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर सेकंड में कह रहा है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको उत्तर देखने को मिल रहा है। कोयला की बात करते हैं तो कोयला एक कैसा है, एक जीवाश्मी ईंधन होता है, जिसको हम एक बार प्रयोग करते हैं तो ये उसको हम दोबारा से नहीं प्रयोग कर पाते हैं, यानी इसको जला दिया तो ये राख बन गया, फिर से हम एक कोयला बना करके इससे हम ईंधन के तौर पर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है सौर प्रकाश। सौर प्रकाश हमारा अक्षयशील या हम इसको नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें हमेशा मिलता रहता है। सौर प्रकाश के माध्यम से हम इसको कई बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है वन। वन की बात करते हैं तो मानव पूरित संसाधन है, ये मानव के पूरित करने वाला संसाधन है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे का में बोला गया है। पुल एक कैसा है, किस प्रकार का संसाधन है, तो मानव निर्मित संसाधन, इसको मानव ने बनाया है। सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा में पूछा जा रहा है कि उपजाऊ भूमि डैश संसाधन है। तो उपजाऊ भूमि कैसी है, एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग डैश कहलाता है। तो अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार से पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।